आज हम अपने तीसरे दिन का आषाढ़ का एक दिन पढ़ने का जो श्रृंखला है उसको चालू करते हैं। जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। मातुल बोलता है, दो रथ रथवा और चार अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि वह हमारे पर पितामह के एक दैहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका बोलती है, तुम अपने भगिनीय की बात कर रहे थे। मातुल बोलता है, उसी की बात कर रहा था अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण विस्मृत सी खड़ी रहती है। मल्लिका बोलती है, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? प्रश्नवाचक चिन्ह। मातुल बोलता है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। मल्लिका बोलती है, कविता का कुछ मूल्य है आर्य। मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूं कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को उंगलियों में मसलने लगती है। अंबिका बोलती है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल बोलता है, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके इसे ले जाएंगे। अंबिका बोलती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भगिनी लोक नीति में निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल बोलता है, या लोक नीति है? मैं तो कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का ही एक अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन भी बदल सकता है और बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं। एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप बोलता है, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल बोलता है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप बोलता है, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दूं। मातुल बोलता है, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप बोलता है, किंतु मातुल। मातुल बोलता है, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप बोलता है, नहीं मातुल। मातुल बोलता है, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप बोलता है, उन्होंने कहा है कि वे अपने इस सारे ग्राम प्रदेश को घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल बोलता है, कालिदास की कविता? फिर टहलने लगता है। न जाने कितने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं है और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की थी कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका बोलती है, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल बोलता है, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको 7 उज्जैनी ले जाने आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुक कर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हैं। और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। अन्याय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं? अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था
और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला है। निक्षेप बोलता है, किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया कि। रुक जाता है। मातुल बोलता है, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूं। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां के बैठे हैं और आप समाचार देने यहां चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहां भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हूं उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। रुकता है और चला जाता है। निक्षेप बोलता है, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका बोलती है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप बोलता है, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप, देखा है। मल्लिका बोलती है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप बोलता है, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाएं। मल्लिका बोलती है, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? प्रश्नवाचक। निक्षेप बोलता है, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वो बोलते ही जाते हैं। परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे थे कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका बोलती है, कैसी विच्छड़ता है? निक्षेप बोलता है, विच्छड़ता? प्रश्नवाचक। अंबिका बोलती है, विच्छड़ता ही तो है। निक्षेप बोलता है, इसमें विच्छड़ता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका बोलती है, राज्य कवि सम्मान करना चाहता है, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधन निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विच्छड़ता नहीं है? निक्षेप बोलता है, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं। अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। अंबिका बोलती है, नहीं चाहता। एक थाली लाकर कुंभ में से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप बोलता है, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वह यह हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका बोलती है, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट जाती है और उन दोनों की ओर से पीठ किए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप बोलता है, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे थे कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका बोलती है, तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप बोलता है, मैंने अनुभव किया कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका बोलती है, मैं जानती हूँ रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप बोलता है, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वो ही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे कुछ दिन में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका बोलती है, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ। अंबिका बोलती है, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। निक्षेप बोलता है, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका बोलती है, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे उस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे हुए बाहर को चली जाती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है।
निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप बोलता है, क्षमा चाहता हूं अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आगे मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों में आंसू मड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है। अंबिका बोलती है, भावना। ओह। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश का कुछ और छेड़ हो जाता है। तभी ढ्योड़ी के अंधेरे पे अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है और फिर पास चला जाता है। विलोम बोलता है, घिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश से उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका बोलती है, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। विलोम बोलता है, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं है। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका बोलती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहां आना। विलोम बोलता है, मल्लिका को सहन नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूम कर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखें उसे अपने हृदय का सत्य दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। अंबिका बोलती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम बोलता है, देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका बोलती है, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे के पास चला जाता है। विलोम बोलता है, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने तो सोचा तो होगा। अंबिका बोलती है, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम बोलता है, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका बोलती है, मैंने तुम्हें कहा विलोम तुम चले जाओ। विलोम बोलता है, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका उसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है। पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूम कर उसके सामने आ जाता है। क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाले भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज कि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका बोलती है, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम बोलता है, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। अब